ठीक है, आगे चलते हैं। आपने करगिल की बात की, अब कंधार हाईजैकिंग का आपने इतना बड़ा किस्सा सुनाया। कंधार के बाद हम सीधे आते हैं पार्लियामेंट अटैक पर। पार्लियामेंट अटैक में जो कुछ हुआ उस दिन आपने कई सारे उसके संस्मरण भी लिखे हैं। मैंने पुस्तक की पूरी तो नहीं पढ़ पाया, एक्सपर्ट्स पढ़े हैं, उसमें आपने लिखा है कि सोनिया गांधी का अटल जी को फ़ोन गया था। क्या वो वार्तालाप था, क्या वो किस्सा था, और प्रधानमंत्री जी उस वक्त कहाँ थे और कैसे उन्होंने उस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया देखिए, था? उस समय हम सब लोग प्रधानमंत्री निवास पर थे। टेलीविज़न पर जो हमारे सुरक्षा कर्मी जो कुछ भी उससे जूझ रहे थे वो सब दिख रहा था, आपको भी पता ही है। उसमें अचानक फ़ोन आया कि सोनिया जी बात करेंगी। तो सोनिया जी ने कहा कि अंग्रेज़ी में बात करती थी सोनिया जी, तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर, आई एम वरीड अबाउट यू, वेयर आर यू, आई होप यू आर ऑल राइट, यू आर सेफ। बहुत अच्छा एक जेस्चर था। तो अटल जी ने कहा मैं तो सुरक्षित हूँ घर पर, मुझे चिंता है आप कहीं संसद में तो फंसी हुई नहीं, आप भी ध्यान रखिए अपना। तो ये अपने आप में बहुत छोटी सी बात है, लेकिन नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री एक दूसरे के लिए चिंतित रहते हैं, ये भारत के संसदीय लोकतंत्र में ही होता है और ये हुआ, तो इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। बात बहुत छोटी है। अब ऐसा होता है क्या? मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी, मैं अपनी पुस्तक की बात करूँगा इसलिए उसके बारे में, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही एक अच्छा संस्मरण था जिसको मैंने इसलिए पुस्तक में लिखा। सोनिया गांधी जी और अटल जी कैसे संबंध थे दोनों के आपस में? आपने इतने नज़दीकी से उनके कार्यकाल को देखा है। संसद में तो बड़ी तीखी तकरार होती थी दोनों के बीच में। एक उनका भाषण जिसमें उन्होंने सोनिया जी को खामोश कर दिया था, वो यूट्यूब पे आज भी वायरल है। देखिए, व्यक्तिगत संबंध बिल्कुल अच्छे थे, ठीक थे, साधारण थे, जैसे होने भी चाहिए। संसद के अंदर तो संबंधों के बारे में तो देखिए नेता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक होती है। मैंने इसके बारे में भी एक संस्मरण लिखा है नेहरू जी के समय का, कि एक बार नेहरू जी और आचार्य कृपलानी में नोकझोंक हुई थी और इतनी बहस हुई थी कि बहुत गर्मा गर्मी हुई। लेकिन बहस के तुरंत बाद नेहरू जी कृपलानी के पास जाते हैं और बोलते हैं दादा माफ़ करना, मैंने आज कुछ आपके बारे में ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन दादा आपने भी मुझे प्रोवोक कर दिया इसलिए मुझे बोलना पड़ा। आप सोचिए उस ज़माने में भी ये संबंध थे। कृपलानी बहुत बड़े धुआंधार एक सांसद थे और नेहरू जी और उनकी बनती भी नहीं थी बेचारी, इसलिए वो कांग्रेस छोड़े। लेकिन उसके बाद एक दूसरे के बारे में ये सोच, तो मुझे लगता है कि संसद में इसका एक और मैंने संस्मरण में लिखा है, वो अटल जी का ही है, कि जब नेहरू सरकार ने शेख अब्दुल्ला को रिहा किया था, आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, तो शुरू में है, तो जिन शब्दों में अटल जी ने नेहरू सरकार की आलोचना की वो संसद के रिकॉर्ड में आपको मिल सकता है, मैंने भी कोशिश की है। उस तरह की तीखी आलोचना, और आप जानते हैं कि अटल जी तो शब्दों के जादूगर ही थे। उसके थोड़े ही समय बाद नेहरू जी का जब देहांत होता है, ये दोनों समय अटल जी राज्यसभा में थे, नेहरू जी को श्रद्धांजलि देने के लिए जो शब्दावली उन्होंने इस्तेमाल की, वो दोनों को देखने के बाद लगेगा कि संसद में वैचारिक मतभेद और बहस अपनी तरफ है, व्यक्तिगत संबंधों की बात आती है, किसी को जो श्रद्धांजलि देनी है नेहरू जी जैसे शख्सियत को, तो किन शब्दों का उन्होंने चयन किया। और रामचंद्र गुहा ने उस हिंदी को अंग्रेज़ी में भी ट्रांसलेट किया है ताकि दुनिया देखे, और उसको आज भी बहुत लोग पढ़ते हैं। और मेरा ऐसा मानना है दीपक जी, बड़े से बड़ा लेखक पत्रकार भी अगर किसी नेता के बिहाफ पर श्रद्धांजलि का टेक्स्ट बनाता है तो लाख डिक्शनरी ले ले, उस तरह का श्रद्धांजलि का संदेश कोई नहीं बना सकता जो अटल जी ने एक्सटेम्पोर हाउस के अंदर दिया नेहरू जी को श्रद्धांजलि देते हुए। तो आप यहाँ भी देखेंगे जहाँ पर आलोचना करनी है, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, उनका भाषण चलता है यूट्यूब पर, कमर के नीचे कभी वार नहीं करना, ये उनका सिद्धांत था। कमर के नीचे कभी वार न करना, कितनी बड़ी बात है जो एक लाइन के अंदर कह दी गई है। आगे मैं चलूं, हमने संसद पर हमले की बात कर ली, लेकिन संसद पर हमले के बाद एकाएक
आगरा समिट होना, मेरे ख्याल से आगरा समिट उससे पहले हो चुका था, करगिल के बाद एकाएक आगरा समिट होना, इसको कैसे, ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन था कि करगिल होता है, करगिल में हम जीतते हैं और उसके बाद एकाएक हम परवेज मुशर्रफ जो हमारे बिल्कुल खिलाफ थे, जो इस पूरी करगिल की साजिश का कारण थे, उनको बातचीत के लिए बुला लिया। देखिए, इस पर भी विवाद हुआ था बहुत, लेकिन सवाल ये था कि आप दो देशों के अंदर बातचीत करते हैं, संबंध सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर उस समय कौन प्रधानमंत्री है, कौन उधर प्रधानमंत्री है, ये उस समय के साथ चलता है। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि एक और प्रयास किया जाए पाकिस्तान के साथ कुछ संबंध बताने, जैसे मैंने आपको कहा कि अटल जी को लगता था कि अगर वो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ एक नीति निर्धारण भारत के संविधान के दायरे में रहकर कुछ हल निकाल सकते हैं तो प्रयास करते रहना चाहिए। तो उसी प्रयास की कड़ी में फिर पाकिस्तान के साथ बातचीत हो रही है, कौन उस समय उधर प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है, इसको ना ध्यान में रखते हुए अटल जी ने फैसला किया था कि एक बार और प्रयास किया जाए, और वो आगरा समिट हुई थी। लेकिन वो क्यों फेल हुई, इसके बारे में मैंने लिखा है कि मुशर्रफ ये चाहते थे कि उनको भी एक मसौदा दिया जाए। उन्होंने साफ कहा था उनको कि जब आप लाहौर गए थे तो आपने नवाज़ शरीफ को एक लाहौर डिक्लेरेशन दिया, अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझको एक आगरा डिक्लेरेशन चाहिए। तो उस पर हमारे जितने भी राजनेता थे, ये थे हमारे डिप्लोमेट्स थे, वो ड्राफ्ट वगैरह बना रहे थे, लेकिन उनकी तरफ से एक बात आ रही थी कि इसमें आतंकवाद से लड़ाई के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे डिप्लोमेट्स कह रहे थे कि भाई आप एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन की बात करते हो, उसमें तो नवाज शरीफ ने माना था कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ हैं और मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, तो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई से आप परहेज क्यों कर रहे हैं, ये तो आएगा ही आएगा उसमें। और लाहौर डिक्लेरेशन में भी था, बोले नहीं, मैं अगर ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मान कर गया तो फिर तो मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे क्या मुंह दिखाऊंगा, ये शब्द थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर इसीलिए कोई मसौदा स्वीकार नहीं हुआ, इसीलिए वो तो लाहौर डिक्लेरेशन उनको मंजूर नहीं था, लेकिन मुझे भी एक दस्तावेज चाहिए ताकि मैं भी जाकर दिखाऊं कि मुझे भी कुछ मैं लेकर आया हूं आगरा से और मैं उसको जीत के तौर पर पेश करूंगा। तो वो तो भारत की नीति थी भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का अगर जिक्र नहीं होगा तो फिर कौन सा आगरा डिक्लेरेशन बन सकता था, इस वजह से वो फेल हुई। एक शब्द था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी परवेज मुशर्रफ की, उसने कितना इम्पैक्ट डाला था, आपने क्या उसका उल्लेख किया है? नहीं, मैंने नहीं किया और मुझे ध्यान भी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा था, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि हमारी ओर से ये प्रयास था कि अगर आगरा डिक्लेरेशन बनता है तो उसमें आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ये उसमें ज़रूर मेंशन होना चाहिए। अब आगे चलते हैं सर। संसद पर हमला हो गया, इसके बाद पाकिस्तान से पीस टॉक्स हो गई, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कैसे दुनिया के अंदर 9/11 हुआ और आतंकवाद के खिलाफ युद्ध पूरी दुनिया में चलने लगा, और अमेरिका को लगा कि हाँ भाई आतंकवाद उसको भी छू सकता है। उसके बाद देश के और दुनिया के संबंध किस तरह से परिवर्तित हुए, उसको भारत की सरकार ने कैसे डील किया, आपने क्या लिखा है उसके बारे में? 2004 में तो सरकार चली गई थी, तो इसलिए उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में नहीं, मैं 2000 की इमीडिएट बात कर रहा हूँ, 2001 की इमीडिएट तो बात, अफगान वॉर। और नहीं, हमने जैसे पहले भी बात की, तो ये फिर तो हमारी कूटनीति ठीक चली अपने रास्ते पर अटल जी के समय पर, और उससे ज़्यादा फिर मैंने कोई पुस्तक में कुछ और वर्णन नहीं है इसमें। मैं आपसे जानना चाहूँगा 2004 क्या अटल जी इस फेवर में थे कि चुनाव प्रीपोन करा लिए जाए? इसके बारे में मैंने लिखा है कि दिसंबर 2003 में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीत गई। पार्टी में बड़ा उत्साह था और लगता था कि अब हम जीत सकते हैं। तो उसके तुरंत बाद हैदराबाद में कार्यकारिणी हुई थी। उस कार्यकारिणी में सब लोगों को लगता था कि जल्दी चुनाव करवा लिए जाएं, और जल्दी चुनाव का फैसला भी हुआ। हमने रास्ते में वापसी में अटल जी से पूछा था कि अटल जी आप क्यों मान गए, मई में बड़ी गर्मी होती है, और उस समय जैसे हम जानते ही हैं कि अटल जी 80 से थोड़े से महीने ही कम थे आयु में। तो अटल जी ने और ये भी कहा भी आप फिर चुप क्यों रहे।
तो ये एक उदाहरण है कि निर्णय प्रक्रिया में आप सबको साथ लेकर कैसे चलते हैं और बहुमत का सम्मान कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा देखो, मैं अगर कहता तो सब लोग मेरी बात मान लेते और चुनाव समय पर होते, लेकिन अगर हम हार जाते तो सब लोग ये कहते कि वाजपेयी ने 6 महीने के अपने प्रधानमंत्री काल को बचाने के लिए जीती हुई बाजी हरवा दी। लेकिन दीपक जी, 2004 में चुनाव जल्दी भी होते हैं और फिर भी एनडीए हारती है, तो उसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ा गया? अटल जी के सिर पर तो नहीं फोड़ा गया। तो ये जो एक सोच थी कि पार्टी में बहुमत का ये निर्णय है और उसका मुझे स्वागत करके साथ देना है और मुझे अपनी बात नहीं मनवानी, ये एक उदाहरण इसलिए मैंने ये संस्मरण पुस्तक में लिखा है। तो अटल जी चाहते थे चुनाव हो जाए वक्त से पहले? देखिए, अटल जी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं चुनाव जल्दी चाहता हूँ, लेकिन हम लोग ये समझते थे कि मौसम का ध्यान रखते हुए, आपको पता है तब उससे पहले चुनाव अक्टूबर में होता था, तो गर्मी का मौसम कोई चुनाव के लिए अच्छा मौसम नहीं माना जाता। अभी देश को झेलना पड़ रहा है, हर बार चुनाव मई में ही होता है। तो बिना ये कहे कि वो जल्दी चुनाव के पक्ष में नहीं थे, उनका मौन रहने का मतलब भी यही था। जैसे उन्होंने कहा कि अगर मैं कहता तो सब मेरी बात मानते, इसका अर्थ ये था कि वो व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं चाहते थे कि गर्मी में चुनाव हो, लेकिन अगर हुआ तो उन्होंने स्वीकार किया और 2004 में कैंपेन भी किया, सब कुछ किया।